ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उन्हीं के लिए काम करते हैं। वो कुछ भी कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ कहती ही नहीं है। तो उन्हें तो पूरी छूट दे रखी है कि मुसलमान वोट काट दो और हमारा काम बन जाए। मेरी चुनाव की बात नहीं है, ये मेरी विचारधारा की बात है। समाजवादी विचारधारा मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। मुझे समाजवादी विचारधारा से प्यार है और विचारधारा के कारण ही मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले और मैं जीत के आऊँ, जनता मुझे आशीर्वाद दे और फिर सबसे पहले मैं आके वो काम करूँ? 2022 में मैंने विधानसभा चुनाव के समय हमने भी टिकट मांगा था। बीजेपी ने हमारा टिकट एंड टाइम पे काटा। अच्छा, 22 के विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी से टिकट मांगा? हाँ, 2022 में हमने विधानसभा का टिकट मांगा, बहुत मेहनत करी, जन समर्थन हमारे साथ में था। लेकिन लास्ट मोमेंट में 15 जनवरी 2022 को हमारा टिकट काट दिया गया। देखिए, 2022 में सरकार बन रही थी और बनते बनते हम कुछ विधानसभा सीटों पे 500 वोटों से, 1000 वोटों से, ऐसे बहुत कम अंतर से हराए गए या हार गए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का जमाना है। हमारे राष्ट्रीय नेता जी ने कहा था कि मैं चाहे 10 चुनाव जीत जाऊं, लेकिन ईवीएम पे मुझे तब भी भरोसा नहीं। 27 के चुनाव में यूँ तो अभी लगभग 1 से 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन कहते हैं कि तैयारियाँ उससे पहले शुरू हो जाती है। इस समय हम मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र साहब के साथ, बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर। जी, मैं वीरेंद्र कुमार नागर एडवोकेट, मेरा गांव ढांसरी है, मीरापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। नागर साहब, 27 के चुनाव को लेकर क्या आप सोचते हैं? 2027 का चुनाव मीरापुर विधानसभा का ही नहीं, पूरे प्रदेश का एक बड़ा विशेष चुनाव है क्योंकि 10 वर्षों का एक ऐसा शासन है जिसमें पीढ़ी कहूँगा, जिसमें सभी आ जाते हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी आते हैं। इन सब का बड़ा हरासमेंट हुआ है, इन लोगों को कुछ मिला नहीं है और ये सभी लोग पीड़ित ही हैं इस समय। इनके ना बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, इनका आरक्षण जो है वो भी छीना जा रहा है, शिक्षा महंगी की जा रही है और इसलिए इनके बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे। पैसे वाले ये लोग हैं नहीं, सामान्य भूमि के, पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो ये अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए बड़ी अकुलाहट है लोगों में कि 2027 आए और सरकार बदले और समाजवादी की सरकार बने तो लोगों को राहत मिले। समाजवादी की सरकार को लेकर आप कह रहे हैं कि सरकार बने तो लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पीछे की सरकारों को लेकर कैसा आपको लगा, विश्वास बना या टूटा है? आप वकील हैं, अच्छा खासा आप काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, क्या ज़रूरत पड़ी राजनीति में आने की और कब से राजनीति में? भैया, राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राजनीति एक ऐसा विषय है जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं और वो नीतियाँ वहीं से बनती हैं जहाँ लोग होते हैं। जो लोग होते हैं तभी वो नीतियाँ बना पाते हैं और जहाँ अपने लोग नहीं होंगे तो उनका कल्याण संभव नहीं है। मैं राजनीति में जहाँ तक बात करता हूँ, 2004 से मैं राजनीति में हूँ और मैंने अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू किया था और मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक 2022 तक रहा भी हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से क्यों अलग हुआ, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा इसमें कि कहाँ से मुझे इस बात का पता चला कि हम गलत जगह हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली थी। उस वैकेंसी में हमारी बेटी ने भी एग्ज़ाम दिया था और हमारी बेटी ने वो एग्ज़ाम पास किया था। हमारी बेटी का एकेडमिक गुणांक 67.11% आया था। ओबीसी के लोगों को वहाँ 3.5% रिजर्वेशन दिया गया और जब हमारी बेटी वहाँ से बाहर हुई 69,000 शिक्षक भर्ती से, तो जो मेरे आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ था ना हिंदुत्व का, वो उतर करके दूर जा गिरा और मुझे तब महसूस हुआ कि यहाँ पे हम पिछड़े जो है ना, हमें केवल धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा करके हमारी वोट ली जा रही हैं और हमें अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तभी से मेरे मन में कटाक्ष आ गया था। उसके बावजूद भी मैं कुछ समय बना रहा। 2022 में मैंने विधानसभा चुनाव के समय हमने भी टिकट मांगा था, बीजेपी ने हमारा टिकट एंड टाइम पे काटा। अच्छा, 22 के विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी से टिकट मांगा? हाँ, 2022 में हमने विधानसभा का टिकट मांगा, बहुत मेहनत करी, जन समर्थन हमारे साथ में था। लेकिन लास्ट मोमेंट में 15 जनवरी 2022 को हमारा टिकट काट दिया गया और हमने तभी निर्णय कर लिया था कि यहाँ पे रहना हमारा बेकार है। कोई हमारा यहाँ कोई ना मान है, ना सम्मान है, ना ही यहाँ हमारा स्वाभिमान है, ना हमारे लिए यहाँ कोई पद है, ना प्रतिष्ठा है। और तभी हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी और तभी से हमने जो है, माननीय अखिलेश यादव जी एक होटल में आए थे वहाँ पे जीटी रोड पे,
तो मैं चंदन चौहान के साथ वहाँ पे गया था, मेरे साथ प्रधान नवाब अली जटवाड़ा भी थे। तभी हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और हम तभी से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। बड़ा लंबा समय आपने बीजेपी को दिया, वहाँ से आपका मनमुटाव हो गया, आप कह रहे कि मेरी आंखों से वो चश्मा जो लगा हुआ था हिंदुत्व का वो हट गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि समाजवादी में भी कोई चश्मा लगा हो, वो भी जल्दी से हट जाए और फिर आप कहीं और तीसरा विकल्प तलाश करें? मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए आया हूँ कि समाजवादी पार्टी संपूर्ण समाज का और सब में एकता और समानता लाने का प्रयास करती है। यही समाजवाद की मूलभूत भावना है। माननीय मुलायम सिंह जी आजीवन समाजवादी रहे, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी ये चाहते हैं कि जो देश के संसाधन है ना, वो सभी संसाधन सभी में समान रूप से बराबर से उनमें सबकी भागीदारी हो, कोई ऊंच नीच छोटे बड़ाई समाज के अंदर ना हो, तभी समाजवादी समानता भाईचारा जो है वो बन सकता है। और अगर साधनों का वर्गीकरण जैसे आज हो रहा है पूंजीवाद की तरह हो रहा है, कुछ वर्गों को नौकरी मिल गई है, वही लोग उनका काम चल रहा है, वही लोग ठेकेदार हैं, सब कुछ जो है किसी वर्ग विशेष के रूप में एकत्र हो गया है, जिस कारण पूंजीवाद बढ़ रहा है और आम जनता, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सभी लोग अकुला रहे हैं और परेशान हैं। अभी जैसे आप समाजवादी में आए तो वो सब चीज़ें आपको दिखने लगी कि वर्ग विशेष को लेकर सिर्फ काम हो रहा है, लेकिन समाजवादी की अगर सरकार बनती है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 22 में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने जितना जोर लगाया सरकार बनाने की बात भी कही कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो 22 में नहीं बना पाई है, तो 27 में कैसे सरकार बनाएगी? देखिए 2022 में सरकार बन रही थी और बनते बनते हम कुछ विधानसभा सीटों पे 500 वोटों से, 1000 वोटों से, ऐसे बहुत कम अंतर से हराए गए या हार गए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का ज़माना है। हमारे राष्ट्रीय नेता जी ने कहा था कि मैं चाहे 10 चुनाव जीत जाऊं, लेकिन ईवीएम पे मुझे तब भी भरोसा नहीं। तो ईवीएम पे लोगों को भरोसा नहीं रहा है। बैलेट से चुनाव हो तो ज़्यादा बढ़िया है, दूध का दूध पानी का पानी। ऐसे में जब यहाँ समाजवादी पार्टी 22 का विधानसभा चुनाव लड़ी और उससे 24 का भी चुनाव लड़ी, यहाँ पार्टी कामयाब नहीं हो पाई है, तो आरएलडी को आप कैसे देखते हैं? क्या वो खरा उतर पाए हैं जिस तरह से लोग सोच रहे थे? जहाँ तक आरएलडी की बात है, आरएलडी के 8 विधायक जीत पाए थे और उन्हें जीतने में समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी के वोटरों की अहम भूमिका रही। आरएलडी अभी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अब आने वाला चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन नहीं रहेगा, तो अब आने वाले चुनाव में पता लगेगा कि आरएलडी की अपनी कितनी ताकत थी 2022 के विधानसभा चुनाव। 22 के चुनाव में, 24 के चुनाव में यहाँ गठबंधन था पहले समाजवादी पार्टी के साथ, तो जीत पाए हैं, लेकिन यहाँ अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था, उसमें फिर आरएलडी जीत गई। क्या कारण मानते हैं? उपचुनाव तो वो कोई चुनाव ही नहीं था, सत्ता का चुनाव था। सरकार ने अपनी मर्जी से जिता लिया, लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया 11-12 बजे तक। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग में दुनिया भर की शिकायतें की, वहाँ से उनका बयान आया, उसके बाद थोड़ी वोट डालने की प्रक्रिया, उसके बावजूद भी हम अच्छी वोट प्राप्त कर गए। तो आप ये मानते हैं कि जिसकी सत्ता थी उसी का ये चुनाव था? बिल्कुल सत्ता का चुनाव था। लेकिन समाजवादी के लोग तो कहते हैं ओवैसी को कि ओवैसी यहाँ न लड़ते तो हम जीत जाते। ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उन्हीं के लिए काम करते हैं। वो कुछ भी कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कुछ कहती नहीं है, तो उन्हें तो पूरी छूट दे रखी है कि मुसलमान वोट काट दो और हमारा काम बन जाए। अभी मेरठ में एमआईएम के नेताओं को गिरफ्तार भी किया था, कार्रवाई हुई उन पर, कई घंटे बाद जेल से आए जमानत पर। वो कभी कभी थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है कि भाई ऐसा ना कहीं लंबा हम पे आरोप ना लगता रहे, तो इसलिए की करती गई होगी थोड़ी बहुत। तो आपको लगता है कि जिस तरह से 27 का चुनाव होना है, एमआईएम पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी हो, ये आपके लिए या समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती है, मानते हैं आप? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारा वोटर समझदार है और वो सत्ता बदलना चाहता है, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इन्हें साथ लेंगे और ये साथ उनके आना चाहेंगे, तो जो भी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे उससे हमारी 100% सहमति रहेगी। तो आपको लगता है कि इन दोनों पार्टी को या छोटे दल जो भी हैं, अगर उनको साथ ले जाए तो फ़ायदा हो सकता है? देखो, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ने को तैयार है तो हम तो जोड़ ही लेंगे, हम क्यों तोड़ेंगे भाई। सब अपना कारवा बढ़ाते हैं और हम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी नीति पर काम कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस के साथ भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस की जहाँ सीट नहीं थी उसकी भी सीट आ गई हमारे साथ में, और राहुल जी के साथ है आज भी। जैसे चुनाव आता है तो बहुत सी बातें शुरू हो जाती है। अब जैसे योगी आदित्यनाथ का अभी कहना है, एक बयान में उन्होंने कहा है कि जिसको जो प्यारा होता है हम
वो उसी में पैसा लगाता है, उसी की तरफ ध्यान लगाता है। तो समाजवादी को कहते हैं कि कब्रिस्तान में ज़्यादा पैसा लगाती थी, हम लोग मंदिरों में लगाते हैं, शमशान घाट में लगाते हैं। भैया हमारे लिए तो मुसलमान भी इतना ही प्यारा है, हिंदू भी इतना ही प्यारा है, ईसाई भी इतना ही प्यारा है, सिख भी इतना ही प्यारा है, यहूदी भी इतना ही प्यारा है। हमारे लिए तो सब भारतवासी समान है, एक नज़र से देखते हैं हम तो सबको। हमारे लिए तो सब प्यारे हैं। वो योगी जी अगर कह रहे हैं कि भाई मुझे मुसलमान प्यारा नहीं है, तो वो उनके कहना होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं। भैया जो कह रहा ना कि अपना तो लवारा मराई दूसरे की भैंस मर गई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें ये नहीं पता होता कि हमें वो मुख्य उद्देश्य करना क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, हमारा टारगेट क्या है। और वो टारगेट विहीन राजनीति करने वालों के ऐसे बयान है, वो दे सकते हैं ऐसे बयान, लेकिन अगर हाँ सत्ता बदलनी है तो उसके लिए तो समर्पण की भावना, मेहनत और बहुत कर्मठ होकर के लगना होता है, तब सत्ता में परिवर्तन आता है। तो अभी जैसे आपने कहा था कि ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसा समाजवादी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था। तो आप उस पर कितना विश्वास रखते हैं? क्योंकि 27 में चुनाव है और वो ईवीएम से होंगे। अगर ईवीएम से होते हैं तो फिर कैसे संभव है कि समाजवादी की सरकार बनेगी? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान से पूर्णतः सहमत हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं 80 की 80 लोकसभा सीट भी जीत जाऊँ तो भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ईवीएम पे मुझे भी भरोसा नहीं है। ईवीएम तो एक मशीन है और उसको जो कोई बनाता होगा वो सब कुछ कर सकता है उसमें। मशीन तो कोई भी हो उसी तरीके से काम करती है जैसे इंसान चाहता है। तो ना हमें भरोसा है ईवीएम पे, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा है। जब ईवीएम पर बात होती है तो तेलंगाना का उदाहरण दिया जाता है, जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया जाता है। जब वहाँ ईवीएम गैर बीजेपी सरकार बनवा देती है तो फिर विश्वास क्यों नहीं है? सरकार बनवाना भी एक खेल हो सकता है कि कोई भरोसा, अगर ये दिखाना है कि भाई भरोसा ईवीएम पे बना रहे तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। ईवीएम सही नहीं है। अगर ईवीएम पे हम तब मान लेंगे जो वीवीपैट है उसकी गिनती 100% होनी चाहिए। जो वो एक केवल के एक उसका नमूना तैयार रख लिया जाता है कि उसकी काउंटिंग की जाती है, वो नहीं। फिर तो जितने भी मत पड़े हैं ना वो सारा उसकी वीवीपैट गिनती होनी चाहिए, तब पता लगेगा सच्चाई का। अब जैसे आप 27 का टिकट की दावेदारी आप कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो आप क्या करें? क्योंकि आप बीजेपी को छोड़ के यहाँ आ गए हैं सिर्फ टिकट के बिना पर। तो क्या यहाँ अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप टिके रहेंगे समाजवादी में? नहीं, मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ। मैं समाजवादी विचारधारा से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सबके प्रति समान और समर्पण की भावना से प्रेरित होकर, अपने विजनरी नेता के विचार से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में आया हूँ। अगर मुझे टिकट देती है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ यहाँ का, मीरापुर का, और मैं सीट जीत सकता हूँ। सभी वर्गों में मुझसे मिला हुआ प्यार है और सभी वर्ग मेरे साथ हैं और सभी लोगों का मुझे वोट मिलेगा। कोई जाति हो, बिरादरी हो, धर्म हो, सब मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, सब में मेरा वोट है। लेकिन अगर वो मुझे वोट नहीं देते हैं तब भी मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही खड़ा रहूँगा जैसा आज खड़ा हूँ। बीजेपी में लंबे समय से आप रहे और आपको टिकट नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि मेरा जो चश्मा था हिंदुत्व का वो उतर गया है। तो समाजवादी में ऐसा तो नहीं कि आप समाजवादी में आए, कोई चश्मा वहाँ भी लगा हो, फिर वो चश्मा हटे और आप तीसरा विकल्प तलाश करें, ऐसा भी कोई है? मुझे कोई तीसरा विकल्प तलाश नहीं करना है। मेरा जितना अब आगे का शेष जीवन रहेगा उसे मैं समाजवादी पार्टी में रहूँगा। सब भी छोड़कर भाग जाएंगे तब भी अखिलेश यादव को छोड़कर नहीं जाने का हूँ, हमेशा उन्हीं के साथ रहूँगा। चुनाव से पहले अक्सर ये बातें कही जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब कहीं मनमुटाव होता है तो ये सब चीज़ें एक साइड हो जाती है। ये मेरी चुनाव की बात नहीं है, ये मेरी विचारधारा की बात है। समाजवादी विचारधारा मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। मुझे समाजवादी विचारधारा से प्यार है और विचारधारा के कारण ही मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सांसद चंदन चौहान या फिर मिथिलेश पाल आपके विधायक नहीं कर पाई हैं? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले और मैं जीत के आऊँ, जनता मुझे आशीर्वाद दे और फिर सबसे पहले मैं आके वो काम करूँ? मुझे सबसे पहले मीरापुर विधानसभा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज राजकीय चाहिए, जो है नहीं। हमारी बच्चियाँ पढ़ने बहुत बहुत दूर जाती हैं। अच्छा अस्पताल चाहिए, सारी सुविधाओं का अस्पताल चाहिए जो यहाँ है नहीं। और सारी विधानसभा के जो ग्रामीण परिवेश है, चाहे वो ननेड़ा से मुझेड़े तक का हो, चाहे वो महाराजनगर मजलिसपुर तोपीर से मोरने तक का हो, चाहे वो नूनी खेड़ा गटायण से मीरापुर का हो, और चाहे वो लालपुर रेहड़वा से रामराज तक का हो, इन सारे इलाकों में मुझे बस की सुविधाएं चाहिए। इन सब पे मैं काम करूंगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और आवागमन सुलभ नहीं है तो ना शिक्षा है ना विकास है, कुछ नहीं है। तो ये थे वीरेंद्र नागर जी, जो पेशे से एडवोकेट हैं और इस समय 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी क्या 2027 में इनको टिकट मिल पाता है या कोई और दूसरा चेहरा इनकी जगह होगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।